ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग को पता है कि स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है, पता है ना। और स्पर्म एक मेल गैमेट है और वही हम लोग का फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है चाइल्ड बनाने में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम लोग आज देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या बताता है स्पर्म के बारे में। तो पहला आप देखो, ये स्ट्रक्चर जो है स्पर्म का, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ आप देखोगे सबसे ऊपरी भाग में आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर उसके नीचे क्या है? एक्रोसोम है। फिर ये क्या है? ये न्यूक्लियस। ये देखो, ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। तो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वाला पार्ट, न्यूक्लियस कंटेनिंग मतलब ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, इसी में क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। मतलब यहीं पर क्रोमोसोम होगा, यहीं पर डीएनए होगा और यहीं पर जेनेटिक कोड या जीन भी होगा, ठीक है। तो यानी ये इसको याद ही रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कि जो हेड पार्ट है इसमें क्या क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जैसे एक घेरा जैसा है, बाउंड्री जैसा है। वो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उससे बचाता है इसका मटेरियल सबको, क्योंकि यह मटेरियल बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल कोड भी है, तो इसको बचाने का काम करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ऐसे बाउंड्री जैसा, ठीक है। उसके बाद ये एक्रोसोम में भी पता है एक्रोसोम क्या करेगा। और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल है ना, जिसके अंदर क्रोमोसोम है, फिर उसके अंदर डीएनए, फिर उसके अंदर जीन, जेनेटिक कोड सब। तो याद क्या रखना है तुमको कि हेड में ये सब आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस आता है। अब वहां से नीचे आ जाओ, क्या आता है? नेक। क्या आता है? नेक। जैसे आप लोग का गला है वैसे स्पर्म का भी गला है, नेक। नेक के नीचे आता है मिडिल पीस, ये मिडिल पीस है। फिर यहाँ पर ही मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? क्योंकि उसको स्विम करना है, तो एनर्जी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब स्पर्म जो है पेनिस से रिलीज होगा, है ना, वेजाइना में, तो वो सर्विकल कैनल के जरिए दौड़ दौड़ के जाएगा, सॉरी स्विम करेगा, और उसको पहुंचना है उधर फैलोपियन ट्यूब का जंक्शन, इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन, पता है ना। तो वहां तक इसको चल के जाना, तो एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए जो एनर्जी मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। यहाँ लिखा है डीएनए पे एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग लिखा होगा, फिर तेज द्वारा स्विमिंग करवाएगा। देखते हैं फिर आगे और क्या। और ये सारा मेन पॉइंट हम छाट के पूरा लिख दिए हैं। जब भी एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बोले तो फोटो बना के और एक्सप्लेन करने बोले तो पूरा को लिख दो तो फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं कुछ पॉइंट छूटा नहीं। तुम लोग को हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाए थे, ओजेनेसिस पढ़ाए थे, उसका भी वीडियो इसके बाद हम डाल देंगे, ठीक है। रेगुलर देखते रहो। अब यहाँ से देखो, एक नंबर कहाँ है? यहाँ से इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत छोटा है, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, है ना, नेकेड से नहीं दिखेगा, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। मतलब आप एक सीमन थोड़ा सा लेंगे, उसमें एक छोटा सा एक बूंद लेंगे और उसको फिर ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड। हाँ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब क्या क्या कंपोज करता है आपने, क्या क्या इसमें होता है? हेड बोलो, नेक होता है, मिडिल पीस, वहां देखो मिडिल पीस भी है, एंड टेल, ये तो आपको पता है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, ठीक है। कोई भी पॉइंट में नहीं छोड़ना है एग्जाम में, पहले बोल दे रहे हैं। A plasma membrane envelops the whole body of sperm। और ये बताएं तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री जैसा होता है, कवरिंग करके रखता है उसको, क्योंकि अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, उसका बहुत सा अंदर में मटेरियल है, उसको बचाना, नहीं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सब डैमेज हो जाए, तो उसको बचाने का काम, प्रोटेक्शन का काम एक लेयर बना के, एक बाउंड्री बना के कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक है ना। लिखा भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स, मतलब ढक के रखता है ना, द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पूरा बॉडी को। द स्पर्म हेड कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो हम पहले ही पढ़ा लिए थे कि हम लोग का जो गैमेट सब होता है, मेल गैमेट रहे चाहे फीमेल गैमेट रहे, सब हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है ना। तुम लोग को हम जेनेटिक्स में भी पढ़ाए थे, इसमें हैप्लॉइड होता है। तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का आधा पेयर है, 23 पेयर है ओनली, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम के साथ, सेक्स क्रोमोसोम के साथ, और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है इसमें? XY। और इसीलिए हम क्या है? हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है ना। देखो, द एंटीरियर पोर्शन इज कवर्ड बाय अ केप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। है, जब एक्रोसोम अभी बोले थे ना, बताएंगे। एंटीरियर मतलब होता है ऊपर का भाग, ऊपर अग्र भाग जिसको बोलते हैं। ये जो ऊपर का भाग है वो एक्रोसोम जो है, एंटीरियर पोर्शन, वो कवर्ड रहता है, ऐसे लिखा है एंटीरियर पोर्शन, जो इसका अग्र भाग है स्पर्म का,
है ना, इज कवर्ड बाय अ कीप लाइक स्ट्रक्चर, वो एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर से कवर्ड है, उसी को बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? तो फिर बोलोगे यार एक्रोसोम काहे को होता है? तो देखो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर में ना बहुत सा एंजाइम, एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है, वो क्या करता है कि आपको इसको स्पर्म को क्या करना, फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक के अंदर जाना है, तो एक के अंदर जाने से पहले उसको वो लेयर मिलता है अंडा का, एक जो ना पेलुसिडा लेयर, उसको इसको पियर्स करना होता है, उसको इसको मतलब क्या बोलेंगे, उसके अंदर जाना पड़ता है, तो उसको तोड़ने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ता है। इसको यही लिखा देखो, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम, है ना, आगे में इसका एंजाइम का नाम बता देंगे, अब इसको लिख लो, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ना, ऑफ द ओवम, ओवम के साथ इसको फर्टिलाइज होने में हेल्प करता है, ओवम को फर्टिलाइज करता है, इसको फर्टिलाइज नहीं होता तो घुसने में हेल्प करता है यही एक्रोसोम, क्योंकि यही जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करता है, पियर्स करता है, पेनेट्रेट करता है, बोलोगे इंग्लिश, है ना। द मिडिल पीस कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये बोले थे हम सरिता बोले थे ना, मिडिल पीस जो है इसका, मिडिल पीस कहां पर है, यहाँ पर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट मींस मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है। मिडिल पीस कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, बताए थे ना, एनर्जी चाहिए भाई, स्पर्म जो है पेनिस से छूटा गया वेजाइना में, वेजाइना से सर्विकल कैनल में दौड़ना है, पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब का जंक्शन में, तो वहां तक जाएगा कैसे, एनर्जी चाहिए ना, स्विमिंग चाहिए ना, स्विमिंग करना होगा ना, तो उसके लिए एनर्जी कौन देगा, वही देगा, तो लिखा भी है द मिडिल पीस कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और द मूवमेंट ऑफ टेल, ताकि टेल उसका मूव करे, टेल कब चलेगा, खाना पीना मिलेगा तब ना, कुत्ता खाने के लिए पूंछ हिलाएगा, लेकिन कुत्ता पूंछ से नहीं चलता, ये पूंछ से चलता है, तो इसको भी चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। देखो लिखा हुआ भी हम लिखा दिए, देखो मिडिल पीस कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, इससे क्या होगा, दैट फैसिलिटेट द मोटिलिटी, इसके चलते उसमें गतिमान, मतलब वो गतिशील होता है, मोटाइल होता है, उसमें गति आता है ना, फैसिलिटेट मतलब उसको हेल्प करना, किसी चीज में गतिमान बनने में उसको हेल्प करना, तो स्पर्म किसको करता है, स्पर्म को, इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, सही बात है, अगर वो गतिशील नहीं होगा, अगर वो मोटाइल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे के अंदर जाएगा, है ना, फिर जाइगोट एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ठीक है। फिर देखो द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग सेक्स, तो जब भी कोई लड़का या लड़की सेक्स होता है और लड़का अगर स्पर्म को छोड़ता है लड़की के अंदर सीमेन के साथ रूप में, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म छोड़ता है, लेकिन उसमें से केवल एक ही बच्चा बना है, ठीक है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर किसी को नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप शादी किए हैं और आप रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, रेगुलर मतलब रोज सेक्स कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर आपका चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा अगर आप चाहते हो कि आपका मैरिज हुआ है 12 मंथ के भीतर, 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका चाइल्ड बन जाए, रेगुलर सेक्स लेकिन अगर 2-3 दिन छोड़ छोड़ कर रहे हो तो फिर 2-3 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो अगर रेगुलर सेक्स कोई कर रहा है तो नॉर्मल फर्टिलिटी बोलता है कम से कम 60% शुड बी ऑफ नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मतलब 60% स्पर्म अगर आप 100% न्यूक्लिएट कर रहे हो तो 60% वुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज, वही नॉर्मल शेप और साइज को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल होना चाहिए, है ना। सीमेन टेस्ट जब करता है ना तो उसमें वो सब दिखाता है मॉर्फोलॉजी कितना है, क्या है ना, मोबिलिटी कितना है, ठीक है। अब तुम लोग हम बताए देते बाप बनने के लिए जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है WHO के गाइडलाइन पर वो कितना है, 13 मिलियन से 200 मिलियन, ठीक है, कम से कम 13 मिलियन होना ही चाहिए, एक बूंद में, एक बूंद हो तो 1 ml, देखो 1 ml नहीं बोल सकते, और जो हम लोग का होता है 0.5 ml से लेके वही 5 ml के अंदर अंदर नॉर्मल आदमी का इजैकुलेट होता है, 2 दिन छोड़ के, 2 से 3 दिन छोड़ के, रोज रोज निकालिएगा तो इसको में तो कम आएगा, हो सकता है एक बूंद भी है, 2 से 3 दिन छोड़ना होता है, चेक करना होता है, जैसे आज आपका निकल गया तो आप यहाँ से 3 दिन मत करिए कुछ, फिर निकालिएगा तो ऐसे चेक होता है, ठीक है, लेकिन बता दें वैसे चेक करते हैं अगर डॉक्टर को करना होता है, ठीक है। यहाँ देखो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 40% शुड बी मोटाइल, मतलब नॉर्मल अगर 1 साल के अंदर रेगुलर सेक्स से आपको बच्चा चाहिए तो आपका स्पर्म जो है 40% मोटाइल होना ही चाहिए, पूरा दौड़ता होना चाहिए, स्लगिश नहीं होना चाहिए, स्लगिश मतलब ऐसे धीरे धीरे चलेगा, स्लगिश कम होना चाहिए, 100% तो किसी का मोटाइल नहीं,
लेकिन कम से कम 40%, कुछ मरा हुआ, कुछ थोड़ा सा कोढ़िया जैसा बोलने की स्लगिश भी होता है, सब होता है, ठीक है, लेकिन कम से कम 40% मोटाइल होना चाहिए, तब वो 1 साल के अंदर फादर बन जाएगा, अगर रेगुलर सेक्स होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल लगेगा, 1 महीना में भी हो सकता है, पहले ही दिन भी प्रेग्नेंट हो सकता है लड़का। ऐसा कंडीशन क्यों ना आगे बताएंगे, आगे का चैप्टर आपको बताएंगे कि कभी कभी आप देखोगे कि एक दिन आज सेक्स करो कल प्रेग्नेंट, वैसे भी हो सकता है, तो कैसे इसमें होता है, कभी कभी 1 साल लग जाता है, इसका भी कारण बताएंगे, वो आगे आगे है, जब हम लोग प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, लैक्टेशन पढ़ेंगे, पार्टुलेशन पढ़ेंगे, आगे है ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप हर सेक्स में बच्चा ही हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है, तो सुअर जैसा भर देखो, सुनो आगे देखते हैं, वो सब ध्यान मत दीजिए, इधर देखिए, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिफिलिस ट्यूब्यूल्स, आपको पता है स्पर्म हम पूरा बढ़िया से पढ़ाए थे, अगर कोई नहीं जानता है तो इसके बारे में फिर से बना के डाल देंगे, ठीक है, कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कैसे ओजेनेसिस होता है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड सब कैसे काम करता है, मेल का पूरा सेक्स ऑर्गन के बारे में, उसका फंक्शन, टेस्टिस के बारे में, है ना, सेमिफिलिस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है, सेटोली सेल, लेडिक सेल कैसे होता था, बता देना एक बार, फिर से डाल देंगे। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिफिलिस ट्यूब्यूल, तो पता है ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, बाय एक्सेसरी डक्ट्स होता है, नलियों के जरिए हेल्प से निकलता है। फिर सीक्रेशंस ऑफ एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस से कुछ सीक्रेट होता है, एपिडाइडिमिस बताया जरा, जहां स्टोर होता है नेचुरल वाला, याद है ना, ठीक है, वास डिफरेंस जानते हो, जहां से टेस्टिस से स्पर्म पेनिस में जाता है, वास डिफरेंस, ठीक है, सेमिनल वेसिकल बगल में रहता है, मिलाता है उसमें, सेमिनल प्लाज्मा मिलाता है, आगे देखना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मतलब ये सब से कुछ कुछ सीक्रेट होता है, कुछ बायोकेमिकल्स, वो क्या, वो जरूरी है मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए स्पर्म का, स्पर्म को परिपक्व बनाने के लिए और उसको गतिमान करने के लिए, क्योंकि मैच्योर होगा और मोटाइल होगा तभी आपको फादर बनाएगा, ठीक है, खाली स्पर्म होने से भी नहीं होगा। देखो फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ है ना रे, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेसिकल से जो आ रहा है, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म, स्पर्म से मिल जाता है लिक्विड को, एंड मेक सीमेन, अब वो क्या कहलाता है, सीमेन, एग्जाम में पूछ सकता है सीमेन क्या है, तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर सीमेन बनाता है, क्या बनाता है, सीमेन बनाता है, ठीक है। अब देखो द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड, जो भी मेल एक्सेसरी डक्ट्स है ग्लैंड जो टेस्टिस में है ना, तो क्या करता है, आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, है वो हार्मोन का पहले भी बताए थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो इस तरह से हम पूरी तरह से स्ट्रक्चर क्लियर कर दिए हैं, बायो में पूरा क्लियर एक एक चीज मिलेगा, इसको देखते रहो।